नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बड़े मंत्री के इस्तीफे की खबर यहां पर आ रही है। बड़े मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बाद अब एक और बड़ा झटका कुशवाहा ने दे दिया है नीतीश कुमार को। कुशवाहा के निशाने पर आ गए हैं नीतीश कुमार, जिसके बाद दोस्तों लग रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए दोस्तों। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ, अंत तक बने रहिएगा। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जेडीयू नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इस संबंध में सूत्र ने बताया, श्याम रजक पार्टी में हो रहे लगातार अनदेखी से आहत हैं। ऐसे में वो जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि जेडीयू नेता श्याम रजक के लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल होने की चर्चा है। इस संबंध में श्याम रजक की करीबियों ने बताया कि पिछले कई मौकों पर उन्होंने महसूस किया है कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं है और ना ही उनकी बातों को सुना जा रहा है। हाल ही में हुए जेडीयू के वर्चुअल रैली से उनको दूर रखा गया। करीबी बताते हैं, मंत्री रहते उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रालय को लेकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता रहा। यहां तक कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे नेता अरुण मांझी को चुनाव में घूमने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संशय बन रहा है। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। करीबी बताते हैं, श्याम रजक अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से राय ले रहे हैं। संभावना है कि सोमवार को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। मालूम हो कि श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन 2009 में आरजेडी के फूलवारी शरीफ से विधायक पद से इस्तीफा देकर श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि उपचुनाव हार गए थे, लेकिन 2010 में विधायक बने और इन्हें मंत्री पद मिला था। वहीं 2015 में महागठबंधन से विधायक बने थे, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि बीजेपी के साथ बने गठबंधन में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मंत्री बनाया था। इधर यह भी खबर है कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। दरअसल लंबे समय से दोनों पार्टियों के बीच चल रहा मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हाल ही में चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल पटना में पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई थी। ऐसे चर्चाएं हैं कि पार्टी बैठक में नीतीश कुमार की सरकार के समर्थन वापस लेने पर भी विचार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग व तेजस्वी के बाद अब कुशवाहा के निशाने पर सीएम नीतीश, मांझी पड़े नरम। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप व घोषणाओं का दौर भी चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की कार्यों को गिनाया, साथ ही कई घोषणाएं भी की। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जन समस्याओं को उठाने के बहाने नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। उधर विपक्षी महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश पर हमलावर हैं, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने महागठबंधन के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार के प्रति नरम दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन झांसियों से भरा पड़ा था। बिहार में 15 वर्षों में शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों व इंजीनियर आदि के पदों पर बहाली या तो ना के बराबर या दोषपूर्ण हुई है। इसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अब जबकि सरकार की गिनती के दिन बचे हैं, तो नीतीश कुमार भर्तियों के नाम हवाबाजी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की ठान ली है, लेकिन विभिन्न दलों के नेता फिलहाल इसे टालने के पक्षधर हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला पदाधिकारी की इस बाबत राय ली थी, जिसमें अधिकांश ने कोरोना और बाढ़ का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही। एलजेपी का स्टैंड तो चुनाव के विरोध में ही है। अन्य दलों के कई नेता भी चुनाव के विरोध में हैं। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव हुआ तो विरोध भी नहीं करेंगे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब रुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ट्विटर पर निशाना साधने को लेकर पलटवार किया था। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि कोई काम नहीं करेगा, घर में सोया रहेगा और कुछ न कुछ लिख देगा, कुछ नहीं जानता, बस ट्वीट करता रहता है। सीएम नीतीश के इस बयान पर राज्य में सियासी उफान आ गया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी आपकी सरकार में डिप्टी सीएम थे, फिर यह आप कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता। कल सुशील मोदी के बारे में भी आप बोलेंगे कि उन्हें कुछ नहीं आता। दरअसल आप तेजस्वी यादव के ट्वीट से घबरा गए हैं। बीते 3-4 महीनों से आप कहीं नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सक्रियता सबको मालूम है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव के तीखे सवालों से सीएम बौखला गए हैं। तेजस्वी तो ट्वीट कर बस उनके 15 सालों के हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ये समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब नहीं रुकने वाले हैं। इधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार के बयान को सही ठहराया है। निखिल आनंद ने कहा, सीएम की चिंता बिहार के सामूहिक संदर्भ में विपक्ष की भूमिका को लेकर है। बिहार में विपक्ष अकर्मण्य है और उसकी कोई सार्थक भूमिका नहीं है। सिर्फ नेगेटिव ट्वीट करके विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नेता विपक्ष यदा कदा कहीं जाकर फोटो खिंचवा लिया करते हैं। किसी भी त्रासदी के दौर में सरकार काम करती रही और विपक्ष प्रोपेगेंडा करती रही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड के मुद्दे पर कांग्रेस का मोदी पर निशाना, पूछा क्या पीएम ने अलग झंडा और संविधान स्वीकारा। जी हां दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल और लंबे समय से चली आ रही नागा वार्ता के वार्ताकार RN रवि NSCN के बीच विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रवि ने शांति समझौते को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी द्वारा 2015 में किए नागा समझौते की चौंकाने वाली जानकारी उजागर। क्या पीएम साझा संप्रभुता के लिए सहमत हैं? क्या पीएम ने ग्रेटर नागालिम स्वीकार कर लिया? क्या पीएम ने अलग झंडा और संविधान स्वीकार लिया? क्या पीएम ने राष्ट्र को गुमराह किया? बता दें कि मोदी सरकार के साथ 2015 में नागा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पहली बार NSCN के प्रमुख इस रुख से शांति प्रक्रिया की पटरी से उतरने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने पहले एक अलग संविधान के विचार को खारिज करते हुए कहा था कि असम, अरुणाचल और मणिपुर को ग्रेटर नागालैंड में विभाजित नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जगह केस दर्ज, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित, जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट के संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित, जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की। इससे त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट संबंधित जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा करवाई गई है। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा ये मामला गैर इरादतन हत्या का माना गया है। अटैक आने से पहले हुए थे डिबेट में शामिल। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अटैक से कुछ देर पहले ही वे एक टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल हुए थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल ले जाया गया था। टीवी डिबेट में शामिल होने की जानकारी राजीव त्यागी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव पर राहुल बोले, पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना पर विश्वास। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है, केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है। पीएम को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। बता दें, चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल ने कहा कि देश की सेना पर हर एक भारतीय को भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद
साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमण को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। इससे पहले भी वे कोरोना टेस्ट और लॉकडाउन को लेकर सरकार को कई बार घेर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं ने पोस्ट किया लाल चौक पर तिरंगा फहराने की फर्जी फोटो, 10 साल पुरानी तस्वीर में हेरफेर, फैक्ट चेकर का दावा। जी हां दोस्तों, भारत में शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इससे करीब एक दिन पहले ही देश के सैकड़ों नेताओं ने तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी फोटो पोस्ट कर देशवासियों को बधाई देना शुरू कर दिया था। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, किरण खेर और जामयांग शेरिंग नांग्याल की तरफ से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जो फोटो ट्वीट की गई थी वो फर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फोटो कई न्यूज वेबसाइट पर भी दिखाई दी थी। एक खबर में तो यहाँ तक कहा गया कि कभी कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल रहने वाला लाल चौक आज हिंसा और पत्थरबाजी से आजाद है। लाल चौक पर फहराते हुए देश का तिरंगा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। एक अन्य मीडिया ग्रुप ने कहा कि लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नांग्याल ने लाल चौक पर लहराते हुए तिरंगे की फोटो पोस्ट की, सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि जब इस फोटो को रिवर्स सर्चिंग की गई तो सामने आया कि खाली पड़े लाल चौक की एक तस्वीर में राष्ट्रीय ध्वज को अलग से लगाया गया है। ब्लॉग स्पॉट के एक ब्लॉग mubashir.blogspot.com पर यह तस्वीर 2010 से पड़ी है। इन दोनों ही फोटो में लाल चौक के बाईं तरफ कार और बीच में एक व्यक्ति को घूमते देखा जा सकता है। इस ब्लॉग को चलाने वाले मुबशिर मुश्ताक ने ट्वीट कर कपिल मिश्रा पर निशाना साधा और बताया कि उन्होंने बिना राष्ट्रीय ध्वज वाली फोटो 22 जून 2010 को पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को फर्जी तस्वीर शेयर करने में कोई शर्म नहीं है। इसके बाद एक पत्रकार अहमद खान ने भी लाल चौक स्थित क्लॉक टावर की फोटो शेयर की। इसमें लाल चौक पर झंडा नहीं दिखाई दिया। खान ने इस दौरान लाल चौक का खाली पड़ा इलाका भी दिखाया। कश्मीर मॉनिटर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम श्रीनगर स्थित एसके स्टेडियम में रखा गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोले हो गया बीजेपी से रिश्तों का खुलासा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर बहस शुरू हो गई है। भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है? यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। यह समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को घेरा है। दिग्विजय ने ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग कृपया इस बात पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। CPM ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। CPM ने कहा, क्या फेसबुक ने बीजेपी के साथ मिलकर हेट स्पीच को फैलाया है और चुनावी मुद्दों पर पक्षपात किया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने शीर्ष कार्यकारी को बताया कि इस तरह के भाषण पर अंकुश लगाने से फेसबुक के व्यावसायिक हितों को नुकसान होगा। ऐसी गड़बड़ का विवरण सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट में शुरू हुआ है। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद ओवैसी और दिग्विजय ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी समझाएं स्वतंत्रता संग्राम में RSS का रोल, अमित मिश्रा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वतंत्रता संग्राम के RSS की भूमिका को लेकर जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके दिल को छू गया, लेकिन वे हमें स्वतंत्रता संग्राम में RSS की भूमिका पर जानकारी दें। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक ट्वीट में कहा, नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा की, यह उनके दिल को छू गई। लेकिन 1972 से आरएसएस प्रचारक प्रधानमंत्री हमें स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका पर जानकारी दे। उन्होंने कहा कि मोदी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में संघ परिवार की भूमिका के पीछे की सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रहीं। इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने कहा, देश को बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से अब तक आज़ादी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में रटी रटाई बात दोहराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बढ़ाएंगे सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें, कर सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और लोजपा के बीच तल्खी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चिराग पासवान ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपने रुख को कायम रखते हुए कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगे। चिराग ने इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए। उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है, जेडीयू बाद में गठबंधन में आया। बिहार सरकार आज भी एनडीए में नहीं, महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। संसदीय दल की बैठक जल्द। चिराग पासवान ने इस बैठक में जल्द राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी को दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोजपा आगे क्या कदम उठाएगी वो संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। ये भी साफ है कि इस बैठक में जेडीयू के साथ आगे रिश्ता क्या होगा, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। चुनाव पर भी साफ किया रुख। चिराग पासवान ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर चल रही चर्चा पर एक बार फिर अपना रुख साफ किया। चिराग ने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। अगर 6 माह बाद ही चुनाव होगा तो क्या परेशानी है। चुनाव में जो पैसा सरकार लगाएगी, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। मेरी प्राथमिकता जनता को स्वस्थ रखना होना चाहिए। चुनाव तो बाद में हो सकता है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों जेडीयू नेता लल्लन सिंह के द्वारा उन्हें कालिदास कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना जांच बढ़ाने के सुझाव को रीट्वीट किया तो मुझे कालिदास कहा जा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए मैं गाली भी सुनने को तैयार हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर देश भर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जान की कीमत चुकाकर लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मोर्चे पर डटे जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, किसानों और मजदूरों को नमन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने झंडा फहराया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में अस्पताल से लौटी सोनिया गांधी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार इस मौके पर उपस्थित नहीं हो सकी। ध्वजारोहण करने के बाद पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गान किया। इस अवसर पर राहुल गांधी और एंटनी के अलावा वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, के.सी. वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, राजीव शुक्ला, आर.पी.एन. सिंह तथा कई अन्य नेता मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिए जाने को लेकर सरकार पर तंज किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई। हर भारतवासी को सोचना है कि आज आज़ादी के मायने क्या है,
क्या हमारी सरकार प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है? इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आज़ादी है या कहीं न कहीं इन पर अंकुश लग गया है? सुरजेवाला ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग, MS धोनी ने लिया संन्यास। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि MS धोनी IPL खेलते रहेंगे। ऐसे में उनके प्रशंसक IPL में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:30 बजे के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। 39 वर्षीय MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को दिन में ही धोनी ने संन्यास की चिट्ठी लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। साथ ही धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया है। वहीं धोनी के रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।